ओके सो वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 एवरीबॉडी। आज का हमारा एजेंडा क्या रहेगा? सो यस, डेफिनेटली we'll take the doubts at the end of the class. Let's just discuss what is the agenda for today. First of all, we had a few problems that I wrote last class के पहले, so हम लोग उनको डिस्कस करेंगे एंड द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी हैव इज बजट कंस्ट्रेंट, बट आई थिंक वी नीड टू गो अ लिटिल डीपर इन ऑल दीज यूटिलिटी फंक्शंस। और अगर इस तरीके के अलग अलग आपको इंडिफरेंस कर्व्स बनाने को बोल दिया जाए तो किस तरीके से बनेंगे वो, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दैट। ठीक है, सो थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड होगा आज का पूरा लेक्चर, तो हम लोग ये सारी चीजों को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑल राइट। Any doubts from the previous lectures? Anything separate we'll take at the end of the class. But in general, if we have any doubts from the previous lecture, I would be happy to take them right now. So utility, preferences, convexity of preferences, concave indifference curve, convex indifference curve, marginal rate of substitution, anything, any doubts in that? Shall we move on then? Okay, I think we should. All right. Okay. So guys, let's start from here. The first problem, this is the utility function that is given to us. And what is the situation? And I see is opposite straight line. The question is, ma'am, what is the situation when the indifference curve is an upward straight line? Okay, so let's take that. So suppose हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे हमारा इंडिफरेंस कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, okay, so let's say indifference curve is something like this. So this is good 1 and this is good 2. ठीक है, and let's say this is the indifference curve which is upward sloping. ठीक है, so indifference curve क्या होता है? पहली बात तो what is an indifference curve? What is an indifference curve? So if I'm plotting an indifference curve, that means कि जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, वो सारे पॉइंट्स पे मेरे को सेम यूटिलिटी मिल रही है, या फिर ये सारे बंडल्स ऐसे हैं जहां पे मैं इनडिफरेंट हूं, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, आई एम इनडिफरेंट एट दिस पॉइंट as well as this point, right? I'm indifferent at both these points. Okay, let's say this is x1 and let's say this is x1 star and this is x2 and this is x2 star. तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ अपवर्ड स्लोपिंग लाइन? कि मान लो जो भी मेरी वैल्यू है x1 x2 पे, उस पे जो मेरे नंबर्स हैं और जो मेरे नंबर्स हैं x1 स्टार और x2 स्टार पे, व्हाट इज गोइंग टू बी द सिचुएशन? दिस क्वांटिटी इज हायर देन दिस एंड दिस क्वांटिटी इज हायर देन दिस, यस और नो? राइट, सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग कि अगर मैं अपनी क्वांटिटी ऑफ वन गुड इंक्रीज कर रही हूं तो मुझे सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी लाने के लिए क्या करना पड़ रहा है? दूसरी क्वांटिटी को भी इंक्रीज करना पड़ रहा है, राइट? सो मान लो, सो व्हेन इज दैट गोइंग टू हैपन? When is it going to happen that if you are increasing consumption of one good, you need to give, you need to be given something more of the other good as well to be the same level of happy? ये किस तरीके की सिचुएशन में होगा? when you are dealing with an example wherein one is a good and one is a bad, right? So let's say it's about pollution. Let's say one good, let's say good 2 is pollution, and let's say good 1 is cake. Okay, so अगर आप अपना pollution level increase कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ज्यादा केक मिलेगा, तब आप सेम लेवल ऑफ हैप्पी रहोगे।
सो अपवर्ड स्लोपिंग आईसी कर्व यूजुअली किस सिचुएशन में आप देखने को मिलता है आपको? व्हेन वन इज अ गुड एंड वन इज अ बैड, समथिंग विच गिव्स यू नेगेटिव यूटिलिटी. दिस इज अ बैड एंड दिस इज अ गुड. इज दैट ऑल राइट? तो अगर आप ज्यादा केक खा रहे हो तो आपकी खुशियां बढ़ रही हैं, बट पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है तो उससे आपको थोड़ा दुख भी हो रहा है, जिससे क्या है, आप सेम लेवल ऑफ हैप्पीनेस अचीव कर रहे हो at this point as well as at this point. Okay, is that fine? So what does that mean कि what अगर न्यूमेरिकली मैं इस चीज को एज अ एग्जांपल्स देना चाहूं, तो अगर मेरा यूटिलिटी फंक्शन किस तरीके का है, if my utility function is of this type, that ux1 x2 is this, that x1 minus x2. सो अगर मेरी x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो मुझे हैप्पीनेस लेवल बढ़ रहा है, और अगर x2 की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो मेरी यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, राइट? सो इन वन केस व्हाट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी? व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट गुड? हाउ डू यू फाइंड मार्जिनल यूटिलिटी? You partially differentiate it with respect to whatever good that you are talking about. So partial differentiation with respect to x1 क्या होगा? 1. And what is your marginal utility of good 2? -1. So that means अगर 1 यूनिट ऑफ पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है तो आपकी यूटिलिटी 1 यूनिट से डिक्रीज कर जाएगी. और जब भी आप इस तरीके के इंडिफरेंस कर्व को प्लॉट करोगे, यूटिलिटी फंक्शन से इंडिफरेंस कर्व पे कैसे आते हैं, आप अलग अलग एग्जाम्पल, अलग अलग डिफरेंट यूटिलिटी नंबर्स ले सकते हो, राइट? सो लेट्स से दिस इज यूटिलिटी 2. तो आप इसको अगर प्लॉट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज समथिंग लाइक x1 minus x2 is equals to 2. So if you have to plot it, what kind of a diagram you are going to get? You are going to get a positively sloped line. Is that fine? Is this okay? Perfect. All right. Okay, guys. So let's take these examples now. And for each of these examples, we will have to first find the marginal rate of substitution, and we will also have to plot a few indifference curves. ठीक है? चलो जी, इसको डिस्कस करते हैं अभी. So the first example we discussed, yes, Aditi, go ahead. Ma'am, from concavity of indifference curves, I wanted to ask what can be an example for convex indifference curve? What could be an example? Yes, like what two goods will give us a concave indifference curve? So you are talking in terms of examples like in real world or numerical example? Both. Okay, so this particular example will give you convex indifference curves. ये जो है ना, इससे जो भी आपके इंडिफरेंस कर्व्स आएंगे वो सारे कॉन्वेक्स होंगे. कैसे? तो इसी का एग्जांपल ले लो. तो अलग अलग आपको इंडिफरेंस कर्व बनाने हैं. सो व्हेनेवर यू हैव टू मेक डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यू टेक डिफरेंट नंबर्स. सो फॉर द फर्स्ट प्रॉब्लम, x1 x2 इक्वल्स टू लेट्स से 5. अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो ये किस तरीके का डायग्राम होगा? दिस इज लाइक x2 इक्वल्स टू 5 बाय x1, राइट? कोई भी डायग्राम का शेप कैसा होता है वो कैसे पता चलता है? जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो आपको क्या देता है कि उसकी स्लोप कैसी होगी, वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा कि नेगेटिवली स्लोप्ड होगा. और उसका जो सेकंड डेरिवेटिव होता है वो क्या बताता है आपको कि उसका कर्वेचर कैसा होगा, राइट? तो अगर हमारे पास यहाँ पे गुड 1 है ऑन दी एक्स एक्सिस x1, एंड यहाँ पे अगर गुड y है x2, ठीक है? तो ये एक्चुअली मेरी इक्वेशन क्या हो गई? y इक्वल्स टू 5 बाय x. x1 is x on the x-axis and x2 is on the y-axis, which is y. So अगर आप dy by dx निकाल रहे हो तो क्या होगा? What is that? -5 by x square. Yes. So that is a negatively sloped diagram. dy by dx is less than 0. तो इसका मतलब जो भी हमारा डायग्राम है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा. अब दूसरी चीज क्या आ जाती है कि इसका कर्वेचर क्या होगा.
ठीक है, कर्वेचर मतलब वो कॉन्वेक्स होगा कि कॉन्केव होगा। तो कर्वेचर के लिए यू फाइंड डबल डेरिवेटिव। सो आप डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जब निकालोगे तो वो क्या होगा, यू पुट पावर -2 इन फ्रंट, ठीक है, वो -2 विल कम इन फ्रंट, so minus times -2, this is 5, and here you will have a power 3. So what is this? This is 10 divided by x power 3. What is the sign of this? Positive. D square y by dx square, this is greater than 0. So what is this, concave or convex? So whenever your double derivative is positive, what kind of a shape is that? Convex. तो ये मेरा जो डायग्राम है ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स कर्व। तो ये जो कर्व है ये किस तरीके से दिखाई देगा आपको, इस तरीके से, समथिंग लाइक दिस। These are the kind of indifference curves you will get, right? Is this fine? ठीक है, तो ये जो है हमारे पास क्या हो गया, एक एग्जाम्पल जहां पे हमारे इंडिफरेंस कर्व कैसे होंगे, कॉन्वेक्स। ठीक है, अब थोड़ा रियल वर्ल्ड में एग्जाम्पल ले लो कि क्या होना चाहिए। व्हाट will happen for concave curves? For concave curves, they will be something like this. So give me an example of a concave curve here. So ma'am, will the function just be the negative value of what the function we have right now? Okay, that is fine. That we can do. But we just have to make sure कि ये मेरे पॉजिटिव क्वांटिटीज रहें। माई गुड कैनॉट बी नेगेटिव, राइट? लाइक मतलब गुड की जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव नंबर्स में नहीं हो सकती, तो मैं सिर्फ उस सेंस में चीजें देखूंगी। तो मान लो so you are saying negative of 5 by x1, is that what you are saying? Yes, that was my guess. Okay. So basically अगर x1 x2, अगर मेरे यूटिलिटी फंक्शन -x1 x2 है, then you are saying तो यहाँ पे तो मैं यूटिलिटी नंबर -5 लिख के फिर से उसको वैसे ही बना सकती हूँ, राइट? And my utility can be a negative number, right? So that won't work here. बेसिकली कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं मैथमेटिकली, अगर इसको हमको कॉन्केव शो करना है तो लेट्स से इफ योर यूटिलिटी फंक्शन इज समथिंग लाइक दिस, x square plus y square, सॉरी, गुड x गुड y। सो इससे जो मेरे इंडिफरेंस कर्व बनेंगे वो कैसे होंगे, यू सी डिफरेंट डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स के जो एग्जाम्पल होंगे वो क्या होंगे, कोई भी एक यूटिलिटी नंबर ले लोगे आप, तो इससे जो डायग्राम बनेगा वो कैसा होगा, समथिंग लाइक दिस, something like this, right? Yeah, so it will be a circle, but because आपके गुड्स जो हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे फोकस करेंगे, ठीक है? सो इसलिए ये जो है इस तरीके के डायग्राम्स होंगे। And ma'am, what are like real life examples for concave curves? So concave curves could be, we looked at an example which is like very not very good combinations of food together. सो कॉन्केव जो कर्व है वो सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि यू वुड रादर हैव दिस एंड दिस रादर देन हैविंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, ओके? एंड सिमिलरली कॉन्वेक्स में क्या होता है कि यू वुड रादर हैव दिस कॉम्बिनेशन देन हैविंग दिस एंड दिस।
So you like to consume both the goods together. If you have something like that, so chole chawal, rice and chole, or rice or rajma, or rice or curry, these things you try to consume together. So only one quantity getting up won't give you that much happiness. Rather, you want to consume both the quantities in an appropriate proportion, right? Yes, ma'am, but just a question. The average of the two Mhm. that lies on a different indifference curve entirely. Yes. So, but when it is subjected to a budget line, this Mm-hmm. doesn't hold, right? Because we can only consume bundles that are on the indifference curve. So the average of the two, we can't really consume that bundle. Yes. So this won't hold when we are subject to a budget line, right? Yes. But the question is whether you like it more or not. The question is not if you would be able to consume it or not. Right, ma'am. Ma'am, but since the point is on a different budget line altogether, so we would always prefer a higher indifference curve, right? Rather than the lower one. So any point on the budget line that lies on the average of the two, any point on that indifference curve will always be preferable, right? एक क्वेश्चन होता है कि आपको पसंद क्या है, एक क्वेश्चन है कि आपके बजट में क्या है. Even if something is not in my budget, that doesn't mean that I don't like it more than what I could have. Yes, ma'am, that I understood. But like on this diagram given here, Hmm. there's a point x and there's a point y, and then there's a point x by 2 plus y by 2. So Hmm. this point x by 2 plus y by 2, this doesn't lie on the same indifference curve as x and y. It's Yes. on another difference curve that's at a higher level. So any level that is higher than x and y would be preferable. So the indifference curve on which this x by 2 plus y by 2 falls, any point on that indifference curve will be directly more preferable than x and y, right? And not just this point x by 2 plus y by 2. हाँ, मतलब इस लाइन पे आप कहीं पे भी लाई कर सकते हो. You can lie at any, so let's say one is this point, one is this point. You join these two lines. Anything, this is also preferable than these two individually. This is also preferable, this is also preferable. You're taking a weighted average. Yes, ma'am, got it. ठीक है ना. और बात, ये दो सेपरेट डिसीजंस है. लाइकनेस एंड बजट, दीज टू आर सेपरेट थिंग्स. सो आई कैन जस्ट से दिस कि हो सकता है कि मेरे बजट में भी हो, ये भी मेरे बजट में हो, ये भी मेरे बजट में हो, और ये भी मेरे बजट में हो. Even then, so budget, being feasible in your budget is a separate thing, and liking is a separate thing. So जो convexity है वो ये बोलती है कि आपको पसंद आएगा, आपके बजट में है कि नहीं वो एक डिफरेंट क्वेश्चन हो जाता है. ठीक है. Yes, ma'am. Okay, how can this be explained in terms of the fourth assumption? How can this be explained in terms of fourth assumption? What can be explained in terms of fourth assumption? Tell me what is the fourth assumption and what can be explained in what terms. थोड़ा सा आप और elaborate कर सकते हो क्वेश्चन को, आरफ. Okay, Pranav is saying, ma'am, does concave IC mean both goods are bad? No, no. It just means that you like to have one good at a time more than having both the averages. Both good, bad, no. Concavity just means that मैं इंडिविजुअली कोई एक गुड ज्यादा कंज्यूम करना पसंद करूंगी, या दूसरा गुड ज्यादा कंज्यूम करना पसंद करूंगी, और दूसरा कम कर लूंगी, rather than the average of that. So you can have concave ICs even if both the goods are good, not bad. ठीक है. Okay. What was the fourth assumption that we had?
convexity of indifference curves. So इसके terms में, तो this is an assumption that we have. तो assumption आपने assume ही कर लिया कि आपके convex indifference curve है, तो फिर तो question ही नहीं बचा ना कि वो convex होगा कि concave होगा. तो my doubt is, was this only that if the point lies above IC, then it should be preferred by default, not by assumption. No, by default, nothing happens. It's your assumption. Because we still have in the real world examples wherein a concave indifference curve is a possibility. But in general, in the most general situations, हमें ये देखने को मिलता है कि हाँ, more or less हमारे जो preferences होते हैं वो convex होते हैं. ठीक है? But you can still have examples. So this was an assumption. That's not a by default thing. Okay? That's why assumption, not a rule. Okay? Guys, is that fine? Let's move on. Okay, perfect. All right. So this is how you can make different ICs for this particular utility function. और इसका जो marginal rate of substitution है वो हमने last class में निकाल लिया था. It was x2 divided by x1. ठीक है? Let's move on to the next example now. This particular example. So what kind of utility function? So this utility function is 2x2. U of x1, x2 is 2 times x2. तो इसके लिए इंडिफरेंस कर्व किस तरीके से बनेंगे? What kind of indifference curves are you going to see here? Horizontal line, right? What kind of horizontal line? So जब भी आपको इंडिफरेंस कर्व बनाना है, आप क्या करो? अलग अलग नंबर्स ले लो. So 2x2 equals to 4, 2x2 equals to 6, 2x2 equals to 8. So x2 equals to 2, x2 equals to 3, x2 equals to 4. ठीक है? तो इसका जब आप इंडिफरेंस कर्व बनाओगे तो क्या होगा? x2 equals to 2, x2 equals to 3, x2 equals to 4. इस तरीके के इंडिफरेंस कर्व्स बन रहे हैं. ठीक है? 2, 3, 4. This is x1, this is x2. Fine. What kind of a indifference curve is this? This is a horizontal indifference curve. ठीक है? इसका क्या मतलब है? What does this mean? कि all that matters to me, मतलब मेरे को क्या चाहिए? मेरे पास अगर x1 की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है तो मेरी यूटिलिटी में फर्क नहीं पड़ रहा है. तो what does that mean? What does that mean here? If my x1 quantity is going up, so let's say looking at this indifference curve, if my x1 quantity is anything, it doesn't matter to me. All that matters to me is what is the level of my x2. तो इस तरीके के गुड को क्या बोलेंगे? न्यूट्रल गुड. तो x1 क्या हो गया? न्यूट्रल गुड नहीं बोलेंगे, उसको न्यूट्रल बोलेंगे. ठीक है? बेसिकली 3 तरीके के कैटेगराइजेशन होते हैं: गुड, बैड एंड न्यूट्रल. ठीक है ना? मतलब क्या है कि एक जिसकी क्वांटिटी बढ़े तो आपकी यूटिलिटी इंक्रीज हो, एक जिसकी क्वांटिटी बढ़े तो आपकी यूटिलिटी डिक्रीज हो, एक जिसकी क्वांटिटी बढ़े तो आपकी यूटिलिटी में कोई फर्क ना आए. ठीक है? तो ऐसी कोई सिचुएशन है तो वो न्यूट्रल है. सो इफ देर इज समथिंग that you do not care about, if there is a product which you do not care about at all and it's not giving you disutility, तो that is a neutral. ठीक है? तो ये किस तरीके का एग्जाम्पल है? न्यूट्रल का एग्जाम्पल है. ठीक है? इसका आप मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे निकालोगे? हाउ विल यू फाइंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? यू विल फाइंड mu1 divided by mu2. What is your marginal utility with respect to the first good, x1? 0. What is the marginal utility with respect to the second good? 2, right? So what is the marginal rate of substitution? 0 here. And which we can also see, क्योंकि marginal rate of substitution क्या होता है? मेरे इंडिफरेंस कर्व की स्लोप. मेरे इंडिफरेंस कर्व की स्लोप क्या है यहाँ पे?
मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, सॉरी, मार्जिनल यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू टू कैसे निकालोगे? इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x2। तो जब आप इसको x2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 2, है ना? तो दैट इज mu2। सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन यहाँ पे क्या हो गया? 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? मेरे इंडिफरेंस कर्व की जो स्लोप है वो क्या है? 0। ठीक है, इज दैट फाइन? This is IC1, this is IC2, and this is IC3. All right. So far, so good. ओके जी, अगर मैं इसी तरीके का एग्जाम्पल आपको ऐसे दे देती तो क्या होता? 2 times x1 बोल देते, तो फिर क्या होना था? What would have happened? We would have gotten what kind of indifference curves? Vertical, right? तो vertical indifference curves कैसे होते? इस तरीके के. This is x1, this is x2, and these kind of indifference curves I would have had like this. ठीक है, और जब भी आप इंडिफरेंस कर्व बनाओ ना, एक आपको ये चीज मेंशन करनी है कि आपकी यूटिलिटी इंक्रीज कहाँ पे हो रही है। तो जैसे इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। सो लाइक दिस यू कैन ऑलवेज represent. This is a good idea always to keep you like in your head also you get to know. Okay, so here अगर आपका, so all I'm saying is अगर आपकी यूटिलिटी फंक्शन ये है तो आपके इंडिफरेंस कर्व्स कैसे बनेंगे? ठीक है, तो आप इंडिफरेंस कर्व कैसे बनाओगे? दिस 2x1 इक्वल्स टू समथिंग 2, 2x1 इक्वल्स टू 4, 2x1 इक्वल्स टू 6, राइट? तो क्या हो जाएगा? x1 इक्वल्स टू 1, x1 इक्वल्स टू 2 एंड x1 इक्वल्स टू 3। इस तरीके के हमारे क्या हो जाएंगे? इंडिफरेंस कर्व 1, 2, 3, कि भाई x1 की वैल्यू हमेशा 1 है और x2 की वैल्यू कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो। ठीक है, और फिर हॉरिजॉन्टल कैसे होगा? हॉरिजॉन्टल में क्या था? 2x2 इक्वल्स टू सम नंबर, सो x2 वैल्यू इज 2, सो x2 इज फिक्स्ड, x2 की वैल्यू फिक्स हो गई इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर इज द वैल्यू ऑफ x1, राइट? दैट्स हाउ वी हैव डन इट। इज दैट फाइन? ओके, ऑल राइट। यहाँ पे आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? Marginal rate of substitution is slope of indifference curve. What is the slope of these indifference curves? What is the slope here? What is the slope of a vertical line? Infinite, right? Perfect, very nice. So the slope of these indifference curves is infinite. Perfect. और अगर आप mu1 by mu2 के हिसाब से करोगे तो भी यही आएगा. What is mu1? What is marginal utility with respect to first product? You differentiate it partially with respect to x1. What do you get? 2. What is mu2? There is no mu2. If you increase x2, what is the increase in your utility? 0. So what is this? Infinite. Okay. So this is your marginal rate of substitution here. And किस डायरेक्शन में यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है? जैसे जैसे x1 इंक्रीज हो रहा है यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है. So what kind of arrows are you going to make? Like this, कि इस डायरेक्शन में हमारी यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है. ठीक है, this is IC1, this is IC2, this is IC3. Is that fine? Are we good so far? ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन, चले आगे. ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है जी, चलो ओके. सो दैट वाज द सेकंड एग्जांपल. लेट्स डू द थर्ड एग्जांपल नाउ. दिस वन. सो x1 plus x2. So if your utility function is like this, x1 plus x2,
तो इसके लिए अगर आपको इंडिफरेंस कर्व्स बनाने होंगे तो क्या होगा यहाँ पे? You will make indifference curves like this. x1 plus x2 equals to, let's say, 2. x1 plus x2 equals to 4. x1 plus x2 equals to 6. तो ये किस तरीके की लाइंस होंगी हमारे पास? What kind of lines are these? Straight line and what else? Downward sloping. Very nice. तो फर्स्ट वाला जो है वो क्या होगा? यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे ओके दिस इज टू बिग, यहाँ पे क्या हो गया 2, और यहाँ पे क्या हो गया 2, यहाँ पे क्या हो गया 4, यहाँ पे क्या हो गया 4 6 6। किस तरीके की लाइंस होंगी? इन दोनों को ज्वाइन कर दो, इनको ज्वाइन कर दो, इनको ज्वाइन कर दो, ठीक है। और यूटिलिटी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? इस डायरेक्शन में, राइट, ठीक है। इस तरीके के जो आपको यूटिलिटी फंक्शंस होते हैं जिसकी जनरल फॉर्म कैसी है? ax1 plus bx2 where a is greater than 0 and b is greater than 0. What kind of relationship they have between the goods? These are called perfect substitutes. इस तरीके के जो गुड्स होते हैं जिसका यूटिलिटी फंक्शन का जनरल फॉर्म ये होता है, उसको आप बोलते हो, दीज आर कॉल्ड परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स क्यों बोलते हैं इसको? कि मान लो x1 इज रेड पेन एंड दिस इज ब्लू पेन, तो आपको यूटिलिटी देने के लिए व्हाट मैटर्स? कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ पेन्स 2 हैं, तो आपको सेम यूटिलिटी मिलेगी, चाहे वो रेड पेन हो चाहे ब्लू पेन हो, राइट? यस। So it doesn't really matter to you if you have a red pen or a blue pen, as long as the number of pens that you have is fine. तो कल को रेड पेन नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, ब्लू पेन दे दो। You are able to perfectly substitute them, ठीक है, at some rate, ठीक है। हो सकता है रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कुछ और हो, ठीक है। तो जब भी आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट आ जाए तो वो किस तरीके के गुड्स होते हैं? दे आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, राइट? इज दैट फाइन? जैसे कि all that matters to you is how many cups of beverages that you have. It doesn't really matter to you whether you're having coffee or tea. So your utility will be something like this, x1 plus x2, and x1 is cup of tea and this is cup of coffee. So if people usually have very specific preferences, but let's say you just want a hot beverage, that's all, ठीक है। तो आपके लिए क्या मैटर कर रहा है कि एक कप ऑफ चाय दे दो तो भी ठीक है, एक कप ऑफ कॉफी दे दो, ठीक है। आपके जितने ज्यादा नंबर ऑफ कप बढ़ते जाएंगे, टोटल आपकी यूटिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी, बट एज लॉन्ग एज द नंबर ऑफ कप्स ऑफ हॉट बेवरेज यू आर हैविंग, if that is constant, you will be at the same level of utility, ठीक है। तो इस तरीके के जो गुड्स होते हैं उनको बोलते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। यहाँ पे आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? कैसे निकालोगे आप? You will find again mu1 by mu2. What is that? What is mu1 here? Partially differentiated with respect to the first good, which is x1. It's 1. Partially differentiated with respect to x2, you again get 1. So 1 divided by 1, it is 1. ठीक है? This is your marginal rate of substitution. What if in general ये होता, तो क्या होता आपका marginal rate of substitution? First, with respect to x1, differentiate करोगे तो क्या आएगा? A. So you have A here. With respect to B, with respect to x2 जब आप differentiate करोगे, then you get B. So this is A divided by B. So this is your rate of substitution. किस rate पे आप एक गुड को दूसरे गुड के terms में substitute करोगे? और if this MRS is constant, that means the good that you have, it's called perfect substitutes. Okay? Is that all right? So far, so good?
ठीक है मैम, इन क्वेश्चन 1 we can figure out the curves just by taking 3-4 points also, right, rather than testing for the slope. 3-4 पॉइंट्स लेके देख सकते हो, बट मतलब इट्स जस्ट दैट हमने इस तरीके के डायग्राम्स बहुत बार देख लिए हैं, तो ये अब थोड़ा सा हमें इंटरनलाइज हो जाना चाहिए. दिस इज द लॉजिक. बट हाँ, मतलब वैसे भी कर सकते हो. ठीक है. ओके रिया सिंह मैम, वाई विल एमआरएस बी 1? ठीक है. एमआरएस, इस एग्जाम्पल में एमआरएस क्या होगा? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. एक लॉजिक तो ये लगा सकते हो कि भाई ये जो इंडिफरेंस कर्व है इसकी स्लोप क्या है, तो इसकी स्लोप क्या है ये आप इससे निकाल लोगे. y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. तो जब आप उस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो m की वैल्यू 1 आ जाएगी. एक लॉजिक वो हो सकता है. दूसरा लॉजिक क्या है? एमआरएस क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड गुड. ठीक है. तो आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 जब निकालोगे तो मतलब आपको यूटिलिटी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x1 पार्शियली डिफरेंशिएट करना है. ठीक है. तो इस फंक्शन को जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? विद रिस्पेक्ट टू x1 जब करोगे तो x2 इज कांस्टेंट, राइट, तो ये तो 0. और x1 के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा? 1. यस और नो? यस मैम. ठीक है. सिमिलर चीजें आप x2 के साथ भी करोगे तो mu2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 1. और मैंने उन दोनों को डिवाइड किया तो क्या आया? 1 डिवाइडेड बाय 1 विच इज 1. ओके. यस मैम. ठीक है. तो सिमिलरली अगर जनरल फॉर्म ये है तो मेरे पास एमआरएस ये आ जाएगा. ठीक है. mu1 by mu2. Okay, ma'am, if rate of substitution is not constant to is not equal to 1 but constant, is the consumer still bothered about the total number of others? हाँ, अगर आपका रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऐसा हो गया कि मान लो ये हो गया, अगर यूटिलिटी फंक्शन ऐसा होता कि भाई x1 प्लस 2 टाइम्स x2, तो भी ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं. बट अब आपके लिए ये सिचुएशन नहीं है. आपने ये बता दिया कि मुझे एक कप ऑफ कॉफी से जो यूटिलिटी मिलती है, ठीक है, तो मतलब अगर ये हम लोग कॉफी और टी वाला एग्जांपल ले, ये टी है और ये कॉफी है. कॉफी की स्पेलिंग गलत लिख दी, बट ठीक है. तो एक कप ऑफ कॉफी से आपको कितनी यूटिलिटी मिलती है? मार्जिनल यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू टी वो क्या हो जाएगी? 1. तो एक कप टी जब बढ़ रहा है तो आपको 1 यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है. और एक कप जब कॉफी बढ़ रही है तो क्या कितनी यूटिलिटी मिल रही है? 2. तो कितने कप कॉफी पीनी पड़ेगी और कितने कप टी पीने पड़ेंगे टू ब्रिंग यू ऑन द सेम लेवल of increase? You need 2 cup of tea and 1 cup of coffee. They are equivalent, right? So here, अगर आपको कोई 2 कप चाय दे रहा है वर्सेस 1 कप कॉफी दे रहा है, तब आप बोलोगे कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, या तो 2 कप चाय ले आना या फिर 1 कप कॉफी ले आना. तो ये 1-1 होना जरूरी नहीं है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के लिए. ये रेट फिक्स कर दो बस. ठीक है. आप बोल दोगे या तो 1 कप कॉफी ले आओ या तो 4 कप चाय ले आओ, तब मैं बराबर खुश हूं. ठीक है. So that is also perfect substitutes. Marginal rate of substitution is negative of indifference curve slope. If MRS is 1, then slope of indifference curve is -1. Exactly. Yes. Yes, Shubdeep. Perfect. So यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग है, -1 है हमारा स्लोप, तो उसका जो नेगेटिव है वो मेरा MRS. Yes. Okay. Perfect. All right. Moving on. Guys, this perfect substitute example is clear. MRS कैसे निकाला, इंडिफरेंस कर्व कैसे निकाले, जैसे जैसे ये ए बी चेंज होता जाएगा भाई, आप ये ऐसे हो जाएगा या तो, है ना, या तो फिर ये इस तरीके के हो जाएंगे और फ्लैट हो जाएंगे, वो चेंज होता रहेगा. ठीक है. चलो जी, लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल नाउ. सो दिस इज ऑल्सो डन. ठीक है. लेट्स लुक एट दी अदर एग्जाम्पल नाउ. दिस इज मिनिमम ऑफ x1 कॉमा 2 टाइम्स x2. ठीक है जी. So this is my utility function now. If my utility function is something like this, minimum of x1
कॉमा 2x2। ठीक है जी। अब ये क्या चीज आ गई, ये किस तरीके के गुड्स हैं? ठीक है, ये किस तरीके के गुड है, पहले तो इसको फील करते हैं, ये गुड्स किस तरीके के हैं। ठीक है, चलो जी। आपने पीनी है चाय और आपको, दिस इज अनस्वीट, क्या अनस्वीटेंड ही बोलते हैं ना इसको, अनस्वीटेंड टी, दिस इज ओके। एंड देन यू विल add pouches of sugar. Okay, all right. Sugar cubes, let's say. ठीक है, तो आप क्या करते हो, if you want 1 cup of tea, you like sweetened tea, so you add, let's say for example, 1 cube. और तब जाके जो आपके चाय का कप बनता है वो आप पीते हो, वो आपको पसंद है, राइट? तो मतलब हम क्या बोल रहे हैं, अगर आपके पास एक ही कप चाय है, ठीक है, और यू हैव अ फिक्स्ड, लाइक यू आर वेरी पिकी अबाउट व्हाट काइंड ऑफ टी यू वांट, ठीक है, मतलब 1 क्यूब शुगर से ज्यादा आप नहीं डालते हो, और उससे कम में भी आप बहुत दुखी हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अगर मैं आपको 1 कप और 1 टी कप एंड 1 शुगर अगर दे दूं, देन यू आर ओके। If I give you 1 tea and 2 sugar cubes, what are you going to do with that extra sugar cube? Is that adding any value to you? It's just lying around. You have no tea on which you can add that 1 sugar cube and be more happy with a second cup of tea, right? Similarly, मैं आपको 3 sugar cubes दे दूं, चाहे मैं आपको 4 sugar cubes दे दूं, चाहे मैं ऐसे चलती जाऊं, आप जो है ये सारे लेवल्स, ये जो अलग अलग बंडल्स हैं, आप सब पे सेम लेवल ऑफ हैप्पीनेस रखते हो। If we add, then it gives this utility. No, we are not adding it. So we are not adding it. It's just lying around. So it's like, your left shoe and your right shoe. You had one left shoe and one right shoe. Even if I give you one more right shoe, are you going to do anything with it? उस तरीके से सोचना है, तब भी आपके पास एक ही पेयर ऑफ शू बन रहा है, राइट? इसको ऐसे कर दो तो भी एक ही पेयर ऑफ शू बन रहा है। Ma'am, if we add 2 cubes, so our happiness will increase because we like sweet more. No, I am saying you are very picky and you only like 1 sugar cube with 1 cup of tea. If you are that kind of a person, then what happens? Right? तो बहुत ही मतलब उसी सिचुएशन में हो कि 1:1 का ही रेशियो चाहिए आपको। तो अगर 2 कप चाय है तो 2 sugar cube चाहिए, 3 कप चाय है तो 3 sugar cube चाहिए, राइट? सो वी आर नॉट इन दैट सिचुएशन कि हाँ हाँ आने दो, जितनी चीनी आनी है आने दो, ठीक है। अगर इस सिनेरियो में हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या होगा, एज लॉन्ग एज दिस रेशियो इज मेंटेन्ड इट्स फाइन, बट जैसे जैसे अगर इधर एक्स्ट्रा आता रहेगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, योर यूटिलिटी इज द सेम। सिमिलर लॉजिक से आपके पास अगर एक ही शुगर क्यूब है और अगर आपके टी कप्स हम लोग बढ़ाते जाएं तो क्या होगा, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट? सो 2:1, 3:1, 4:1, तब भी आपको ये जो है सेम लेवल ऑफ हैप्पीनेस दे रहे हैं जो 1,1 दे रहा था, राइट? ओके, वाई मैम, मतलब कि ऐसा क्यों हो रहा है? आई डिडंट अंडरस्टैंड. So you didn't understand why they will have same utility. Is that the question? Okay. So if you like to consume only in this ratio, तो आपके पास एक ही शुगर क्यूब है और 2 कप ऑफ टी है, तो जो एक्स्ट्रा कप ऑफ टी है वो अनस्वीटेंड है, you will not consume that, right? So there is no addition to your happiness. You get happy when you get one perfect cup of tea, right? तो ये चाहे तीसरा कप दे दो तो भी कोई फायदा नहीं है, चौथा कप दे दो तो भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके के इंसान हैं तो हमारा जो यूटिलिटी है या फिर हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो किस तरीके से दिखाई देगा, कि अगर मैं ये 1 कप और 1
1 कप और 1 शुगर क्यूब वाला एग्जाम्पल अगर देखूं, ठीक है, दिस इज x1, दिस इज x2, तो ये जो पॉइंट था, मान लो ये था 1,1, दिस वाज 1,1, ठीक है। तो मुझे 2,1 पे भी सेम ही खुशी है, 3,1 पे भी सेम ही खुशी है, यहाँ पे भी सेम ही खुशी है, यहाँ पे भी सेम ही खुशी है। और जब मेरे, लेट्स से दिस इज टी एंड दिस इज शुगर, तो जब ये 2,1 हो जाएगा तो भी सेम ही खुशी है, तो भी सेम ही खुशी है, तो भी सेम ही खुशी है। तो मेरा इंडिफरेंस कर्व किस तरीके से दिखाई देगा? समथिंग लाइक दिस, यस और नो, राइट? कि मेरे को यहाँ पे जो खुशी मिल रही है ना 1:1 रेशियो पे, वो ही इसी लाइन पे खुशी मिल रही है, और वही इसी लाइन पे खुशी मिल रही है, राइट? When I will be more happy, let's say if I am able to consume 2 perfect cup of tea, तो वो कैसे होगा? तो यहाँ पे क्या है, मान लो 2,2, दिस इज 2,2, तो जो खुशी 2,2 पे है वही 2,3 पे भी होगी, या 3,2। सिमिलरली 3,3 जो पॉइंट है, वहां पे भी ऐसी ही सिचुएशन है, राइट? और मेरी यूटिलिटी किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है? एज आई एम गेटिंग मोर एंड मोर कप्स ऑफ टी, यस और नो? और ये कौन सा पॉइंट है? where it is 1,1, what is this point where it is 2,2, what is this point where it is 3,3? तो एक तरीके से ये लाइन देखो, ये वाली लाइन, ये जो लाइन है, ये कैसी लाइन है? what is this line? what is this line? this is x1 equals to x2, so ये वो सारे पॉइंट्स हैं जहां पे मेरे शुगर क्यूब्स और टी कप्स वो सेम है, राइट? तो मेरे इंडिफरेंस कर्व कैसे आ रहे हैं? दे आर ऑल अराउंड दिस लाइन, राइट? दे आर लाइक दिस, दे आर लाइक दिस, दे आर लाइक दिस, दे आर लाइक दिस, कि इनका जो एज पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई करता है। एंड व्हाट वाज दिस लाइन? दिस वाज माय रेशियो दैट आई वांटेड टू मेंटेन, राइट? इज दैट ओके? तो ये जो गुड्स जिसके बारे में हमने भी बात करी है, वो किस तरीके के गुड्स हैं? दे आर कॉल्ड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, इनको बोलते हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है? इज दैट ऑलराइट? और इस तरीके के डायग्राम्स जो होते हैं, ये जो कर्व था, इसकी अगर हमें यूटिलिटी लिखनी होती तो ये यूटिलिटी किस तरीके की आती? मिनिमम ऑफ x1 comma x2, this is the utility function corresponding to these indifference curves, right? Is that okay? I will show you how to draw this also, ये minimum जो है ये कैसे आया, I will show you that, but this idea is clear कि किस तरीके के गुड्स हो सकते हैं ये, जहां पे आपका एक परफेक्ट रेशियो है जो आपने मेंटेन करना है, कि मुझे जो है 1 कप ऑफ टी के साथ 1 शुगर क्यूब चाहिए, या ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें आप एक पर्टिकुलर रेशियो को ही मेंटेन करके रखते हो, राइट? उस तरीके के गुड्स जो हैं वो है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। कैन यू गिव एग्जांपल्स ऑफ मोर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स? द शू एग्जांपल, दैट वाज अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, राइट? द टी एंड शुगर एग्जांपल, दैट वाज अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे आप ये लॉजिक अप्लाई कर सकते हो, राइट? सो नाउ वी वांट टू सी कि हाउ इज दिस रेफरिंग टू परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। तो अब जैसे मैं आपको एक जनरल तरीका बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे ये वाला जो एग्जाम्पल था, ये भी क्या है, ये किस तरीके की चीजें, इसको समझते हैं, ठीक है? पहली बात तो ये डायग्राम बनेगा कैसे, इसके इंडिफरेंस कर्व्स कैसे बनेंगे।
तो आपको क्या करना है, अब इसका पहले लॉजिक देखते हैं और फिर मैं जो है एक क्विक ट्रिक बता दूंगी आपको इसको करने की. सो व्हाट इज माय यूटिलिटी हियर? मिनिमम ऑफ x1 कॉमा x2, 2 टाइम्स x2, ये है. ठीक है. अच्छा जी, इंडिफरेंस कर्व बनाने के लिए कोई ना कोई यूटिलिटी एज्यूम करनी पड़ती है. तो मान लो मिनिमम ऑफ x1 कॉमा x2, 2x2, दिस इज इक्वल्स टू 2, लेट्स से. ठीक है. तो इफ मिनिमम ऑफ दीज टू नंबर्स इज इक्वल्स टू 2, व्हाट डज दैट मीन? उसका क्या मतलब है कि ये नंबर जो भी होगा और ये नंबर जो भी होगा उसमें जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो 2 है. ठीक है. तो हमें वो सारे x और y, मतलब x1 और x2 के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस निकालने हैं जहां पे जो मिनिमम है इन दोनों की वैल्यू वो होगी 2. ठीक है. ये हमारा काम है निकालना. तो हो सकता है कि मेरा x1 जो है वो लेस देन 2x2 हो. राइट. ये पॉसिबिलिटी है, हो सकता है माई x1 इज लेस देन 2x2. राइट. या फिर हो सकता है दैट माई x1 इज ग्रेटर देन 2x2. या फिर तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दैट माई x1 इज इक्वल्स टू 2x2. ओके. If this is the case, then what is the minimum value of x1 comma 2x2? अगर ये छोटा नंबर है, x1 is smaller, and if x1 is smaller than 2x2, then what is the minimum value going to be? What is the minimum value going to be? अगर x1 छोटा है 2x2 से, तो इसमें से छोटी वैल्यू क्या होगी, x1. ठीक है जी, बहुत बढ़िया. और अगर ऐसा होगा तो then it is 2x2. And if this is the case, then you can, no, it's defined na, it's defined. Then it's either x1 or 2x2 because they are anyways both the same, right? So you can, then it is x1, it is equals to 2x2 also, right? It is defined na. No, you know what to take na. देखो, x1 की वैल्यू मान लो 2 है और x2 की वैल्यू 1 है, तो then these are the same na. तो then even if you take x1 it's fine, even if you take 2x2 that is fine. आप कोई भी एक नंबर लिख सकते हो, right? It doesn't really matter, है ना. तो हमारे पास ये 3 सिचुएशन हो गई कि भाई जब x1 इज लेस देन दिस, जब x1 इज ग्रेटर देन दिस, एंड जब x1 इज इक्वल्स टू दिस. तो अब इसको हमको अगर डायग्राम में प्लॉट करना है तो क्या करना पड़ेगा. और पहली बात, ये जो वैल्यू है, ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी किसके बराबर है, 2 के बराबर. तो यहाँ पे क्या होगा, x1 इज इक्वल्स टू 2. यहाँ पे क्या होगा, 2x2 इज इक्वल्स टू 2. और यहाँ पे क्या होगा, दिस एंटायर थिंग इज इक्वल्स टू 2. बिकॉज मेरा टास्क क्या है, इंडिफरेंस कर्व बनाना, राइट. तो मेरे को क्या करना है, जब भी आपको कोई इनइक्वालिटी देखनी होती है तो आप क्या करते हो, सबसे पहले इक्वालिटी प्लॉट कर लेते हो, राइट. ठीक है जी. तो अब जो है आपको क्या करना है, इस चीज को प्लॉट करना है. ठीक है. x1 इक्वल्स टू 2x2 को प्लॉट करना है, बिकॉज वो इनइक्वालिटी यहीं से निकलेगी कि डायग्राम में वो इनइक्वालिटी वाला रीजन कौन सा है. ठीक है. तो आप क्या करो, आपको ये प्लॉट करना है. हाउ डू यू प्लॉट x1 इक्वल्स टू 2x2? हाउ डू यू प्लॉट दिस? इट विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट. कि जब x1 की वैल्यू 1 है तो x2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/2. तो 1/2. If this is 1, then this is 2. This is 3, then this is 3/2. So you can just make these points, right? So it is something like this.
अब इसको मान लेना कि ये जो है इस तरीके का है, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज x1 इक्वल्स टू 2x2. व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? इस लाइन का स्लोप क्या है? What is the slope of this line? 1/2. Very nice. Right? No बच्चे, 1 कैसे हुआ स्लोप? देखो ना, y इक्वल्स टू mx प्लस c. x2 is y एक्सिस पे है, and this is x. So what is the slope? Right? So the slope is 1/2. ठीक है, अच्छा जी। मेरे को ये बताओ, ये वाली जो लाइन है ये तो क्या हो गई, x1 इक्वल्स टू 2x2. ये वाला रीजन कौन सा है? अब मेरा ये जो लाइन है ये दो रीजन में मेरे पूरे एरिया को डिवाइड कर रहा है, एक तो ये वाला रीजन और एक ये वाला रीजन, ठीक है। इस रीजन में क्या हो रहा है? There's no one in your contacts named May. Whose contact? सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस रीजन? तो इसमें जब भी आपको देखना है कि कौन सी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, आप क्या करो, एग्जांपल्स ले लो, ठीक है। सो इसमें कोई भी एक एलिमेंट होगा, वो क्या होगा, 1,1 इज इन दिस रीजन, राइट? There's a lag in the screen. Can you guys hear me? You can. Okay. There's a lag in the screen. Let me reshare. I'll start sharing once again. Okay, fine. All right. हाँ जी, तो इसमें आपने एक एग्जाम्पल ले लिया, which is 1,1. So if you put 1,1 here, which inequality holds? If you put 1 here and 1 here, what happens? Is this true? Is 1 less than 2? Yes, right? 1 is less than 2 ना, है ना? तो if 1 is less than 2, so basically ये वाला region है मेरा, this upper region is this, that in this region x1 is less than 2x2, and then the lower region is here x1 is greater than 2x2, and ये वाली मेरी लाइन क्या हो गई, इक्वालिटी वाली। तो मुझे जो डायग्राम प्लॉट करने पड़ेंगे वो किस तरीके का होगा? हाँ, तो मुझे जो डायग्राम प्लॉट करने पड़ेंगे वो क्या है, इस रीजन में मुझे ये वाला डायग्राम प्लॉट करना है, इस रीजन में मुझे ये वाला डायग्राम प्लॉट करना है, और यहाँ पे तो ये वैल्यू जो है 2 के बराबर होनी चाहिए। तो x1 की वैल्यू 2 होनी चाहिए, यहाँ पे x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 2। तो x1 की वैल्यू यहाँ पे हो गई 2, ठीक है। अब इस रीजन में व्हाट इज द वैल्यू, दैट x1 शुड बी 2। तो x1 शुड बी 2 कौन सा एरिया है? आपने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया ऊपर, x1 is 2, राइट? ठीक है। इस रीजन में, ये वाला जो रीजन है इसके अंदर क्या होगा, 2x2 should be equal to 2. That means x2 should be equal to 1. ठीक है, तो x2 should be equal to 1 is this. तो आपने क्या किया, ये इस तरीके से प्लॉट कर दिया। तो दैट इज वाई ये वाला जो डायग्राम है ना, दिस डायग्राम with their edge on this particular line, that is my indifference curve corresponding to this minimum function. Are we okay with this? Are we fine with this? कि हमने रीजन्स बनाए, हर एक रीजन में हमारा अलग
एक इक्वेशन आ रही थी, उसको प्लॉट किया, और ऐसे ये मेरे पास पूरी चीज आई है, ठीक है। तो ये दिस इज द इंटायर मैथमेटिकल रीजनिंग ऑफ व्हाई दिस इज हैपनिंग। अब जब आपको क्विकली कोई भी चीज करनी हो तो क्या करना है? अब यहाँ पे अगर ये इक्वल्स टू 3 प्लॉट करना था तो आपने क्या करना है, आपका पॉइंट आएगा यहाँ पे 3 वाला, आपको क्या करना है, ये इधर और ये इधर ऐसे प्लॉट कर देना है। अगर 4 आया तो यहाँ पे 4, ये ऐसे और ये ऐसे। तो जब भी whenever you are given something like this, minimum of ax1 comma bx2, इस तरीके की चीजें दी जा सकती हैं आपको, कि आपको यूटिलिटी फंक्शन इस तरीके का दे दिया जाए। तो अगर आपको ये डायग्राम प्लॉट करना है तो सबसे पहले आप क्या करो, आप इन दोनों को इक्वल कर दो और उस लाइन को प्लॉट कर दो, ठीक है। सो यू हैव टू प्लॉट व्हाट, ax1 equals to bx2, ओके। सो वंस यू प्लॉट दैट, तो मान लो ये ax1 equals to bx2 ये वाली लाइन होगी, तो आपके जो इंडिफरेंस कर्व्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, इस तरीके के आपके इंडिफरेंस कर्व्स हो जाएंगे, ठीक है जी। इस तरीके से करना है। तो ये जनरल तरीका है। और ये जब आप इक्वल करते हो, ये बेसिकली वो पॉइंट होता है जहां पे आपकी यूटिलिटी चाहे, मतलब बेसिकली दैट इज द परफेक्ट रेशियो दैट यू वांट टू मेंटेन, ठीक है। तो whenever you are given this, whenever you have a minimum function, these are the kind of indifference curves that you are going to get, और जिनके जो edges होंगे वो they will all be on this line when these two things are equal, right? So now very good question. अब हमारा टास्क है कि MRS कैसे निकालें, ठीक है। अब MRS निकालना है, तो अब MRS के लिए भी मेरे पास 3 रीजन है, एक तो ये रीजन है, एक ये रीजन है और एक ये रीजन, 3 रीजन है मेरे पास, ठीक है। तो अब जब 3 रीजन्स आ गए मेरे पास, तो यहां पे whenever this is less than this, my minimum value is this, so आपकी MU1 क्या होगी, what is your MU1 and what is your MU2 here? So whenever we are in this region, my utility function is x1, right? So मेरा MU1 क्या आएगा, 1, और MU2 क्या आएगा, 0। तो मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, इनफाइनाइट, right? And which makes sense also, because what is this region, this region is this region। यहाँ पे मेरे जो इंडिफरेंस कर्व है वो कैसा है, वर्टिकल, वर्टिकल की स्लोप क्या होती है, इन्फिनिटी। सो इट मेक्स सेंस, दिस इज इनफाइनाइट, द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व हियर इज इनफाइनाइट, तो ये हो गया इनफाइनाइट, ठीक है ना, क्लियर है, फाइन, इन दिस रीजन ओनली। सिमिलरली जब हम इस रीजन में आएंगे तो हमारा स्लोप क्या है इंडिफरेंस कर्व का, 0। सो मेरा MRS क्या हो जाएगा, 0। और अगर आप मैथमेटिकली भी निकालना चाहो तो क्या होगा, ये देख लो, MU1 is 0 here, MU2 here is 2, so MRS is 0 by 2, which is 0. So here my MRS is 0, right? ठीक है। And what about this? What about this point? मेरा इंडिफरेंस कर्व ये है, तो हम क्या बोलते हैं, MRS क्या होता है, जो आपकी स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है। यहाँ पे स्लोप इनफाइनाइट, यहाँ पे स्लोप 0, यहाँ पे क्या स्लोप है, what is the slope of tangent at this point? This is a very good question. बताओ क्या है यहाँ पे स्लोप, नॉट डिफाइंड, ओके, दैट्स गुड, दैट्स राइट। यहाँ पे कुछ डिफाइंड ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे तो स्लोप ऐसी भी हो सकती है, 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 कुछ भी हो सकता है। एंड वाई, बिकॉज डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको क्या चाहिए, जब भी हमने डिफरेंशिएबिलिटी में अपने MME में क्या पढ़ा है,
कि जहां पे भी एक किंक होता है ना, किंक मतलब एक शार्प टर्न होता है, मतलब बिल्कुल एकदम ऐसे आया और फिर शार्प हो गया टर्न। एक टर्न होता है स्मूथ टर्न, ऐसे आपने स्मूथली टर्न किया, ठीक है। एक हो गया शार्प टर्न, ओ माय गॉड यू टर्न वेरी शार्पली हियर। सो whenever there is some edge, the differentiation is not applicable, right? You can't define what is the differentiation here. That, so it's not there at all. There is no mu1, no mu2, nothing. At this point, you can't find MRS, है ना? क्योंकि कुछ भी हो सकता है. Anything can happen. Okay? So, the MRS is not defined at this point because you can have multiple slopes here. Okay? So, this is not defined here. Okay? Is that fine, guys? All good? तो ये किस तरीके के गुड्स हो गए? जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं. तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं तो हमारे पास इस तरीके के जो है इस तरीके के इंडिफरेंस कर्व बनते हैं, और जो इनका सेंट मतलब जिस लाइन के अकॉर्डिंग ये इंडिफरेंस कर्व मूव करते हैं वो ये इक्वालिटी वाली लाइन होती है, जो भी आपका मिनिमम के अंदर दिया हुआ है उन दोनों को जब आप इक्वल कर दोगे देन यू गेट दिस रेफरेंस लाइन जिसपे बेस होके ये इंडिफरेंस कर्व्स आपके बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एमआरएस और इंडिफरेंस कर्व्स निकालने थे। ओके जी, लेट्स मूव ऑन नाउ। Let's pick one more example now. This one. So utility is x2 minus x1 square. So if the utility function is this, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो एमआरएस देख ले, चलो पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स अगर लोगे तो क्या होगा, लेट्स से वी टेक एग्जांपल्स लाइक दिस, x1 minus x2 square equals to 4, x1 minus x2 square equals to 8. Let's try to plot these two, okay? So first, what about this? So this is something like this, x1 minus 4 is equals to x2 square, right? ये इस तरीके का डायग्राम है। x2, x1, x2 की जगह इसको x और y ले लो, ठीक है, थोड़ा सा इजी हो जाता है इमेजिन करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, एक बात बताओ कि अगर मैं ये बोलती कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, अगर हम ये बोलते हैं कि भाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, ये किस तरीके का डायग्राम होता, व्हाट काइंड ऑफ अ डायग्राम वुड इट हैव बीन? इट वुड हैव बीन पैराबोला। किस तरीके का पैराबोला? तो क्या हमारी एक्स वैल्यू कभी भी नेगेटिव नंबर ले सकती है? नहीं ले सकती। तो x कभी भी, मतलब हम इस तरफ नहीं जाएंगे, राइट? x will always be taking values here. Can my y take both positive and negative values? Right? So basically, what kind of a situation I mean? इसको अगर सिर्फ प्लॉट करना होता तो ऐसे हो जाता। So what kind of a parabola is this? This is called rightwards parabola, right? ठीक है जी। अब आपने क्या कर दिया, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स तो ये होता, अब आपने क्या किया, अब आपने यहाँ पे ना 4 माइनस कर दिया, मतलब हर पॉइंट से जो है, अब आपकी ओरिजिन एक तरीके से क्या हो गई, विच पॉइंट? सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x when y is 0? When y is 0, what should be the value of x? 4, exactly. तो बेसिकली आप किधर आ गए, इधर। तो आपका ये जो कर्वेचर वाला जो जो रेफरेंस पॉइंट है, ये क्या हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस।
सिर्फ शिफ्ट किया है ना, बाकी सब तो सेम रहा. राइट. दिस इज ओके. Are we fine with this? No? Ma'am, but shouldn't it shift leftwards? Why should it, why it should shift leftwards? इधर क्यों शिफ्ट होगा? इधर शिफ्ट होने का मतलब क्या होगा कि जब आपकी x y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, राइट? है ना? इसको बेसिकली आप इसको इस तरीके से देखो, ये ऐसे देखो. इसको इस तरीके से देखने में शायद प्रॉब्लम हो रही है. आप ऐसे देख लो, y² + 4 = x, राइट? जब हमारे पास इस तरीके का सिचुएशन होती थी x² + 4 = y, तब हम क्या कर देते थे कि भाई ये x² = y है, और जब x² में 4 ऐड कर दिया तो सारी चीजों को 4 यूनिट ऊपर कर दिया. तो यहाँ पे क्या किया, सारी ये जो डायग्राम था इसको 4 यूनिट ऊपर कर दिया. इस डायग्राम को ऐसे टर्न करके देखोगे तो ऐसे ही लगेगा, राइट? लाइक दैट. तो दैट इज द लॉजिक दैट वी आर फॉलोइंग हियर. ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो गया? हाँ जी. तो अब मेरा डायग्राम एक्चुअली ये हो गया, ये वाला. y² = x - 4 इज लाइक दिस. और मेरे को जो है, मेरे जो गुड्स हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकते, तो आई विल रिमूव दिस. एवरीथिंग गॉट रिमूव्ड नाउ. सो यस, सो इट इज लाइक दिस नाउ. ओके. और ये डायग्राम तो मेरे लिए रेलेवेंट था ही नहीं, क्योंकि ये तो मैं वैसे ही रेफरेंस के लिए बना रही थी, ताकि मेरे को डायग्राम ड्रॉ करना आ जाए. ठीक है ना? तो मेरे जो डायग्राम्स हैं वो किस तरीके से बनेंगे? They will be looking like this. Okay, I'm erasing everything now. I'll make a new one. So it will look something like this. Like this, like this, like this. Right? इस तरीके के मेरे इंडिफरेंस कर्व्स बन रहे हैं. राइट? यहाँ पे ये पॉइंट था 4. यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा 8 वाला, ये फिर आगे ये बढ़ते जाएगा. ठीक है? तो हमारे इंडिफरेंस कर्व जो है अपवर्ड स्लोपिंग है. And it makes sense also, right? क्योंकि we have one good which is adding utility and one good which is decreasing utility. So one is good, one is bad. Whenever you have a situation of one is good, one is bad, you have upward sloping indifference curves, right? So this is your x2, this is your x1. ठीक है जी, ये चीज क्लियर हो गई, ये कैसे हुआ? ठीक है, परफेक्ट, वेरी नाइस. तो अब इसके लिए अगर हमको MRS निकालना होगा तो वो क्या होगा? हाउ डू यू फाइंड MRS हियर? MRS, that is mu1 by mu2. What is that going to be? Yes, तो पहले mu1 निकालोगे, mu1 क्या होगा? 1. mu2 निकालोगे तो वो क्या होगा? -2x2, right? So what is my MRS? -1/2x2. तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है? मेरी स्लोप चेंज हो रही है ना हर पॉइंट पे, तो जैसे जैसे मेरा x2 चेंज हो रहा है मेरी स्लोप चेंज हो रही है. mu1 will be -2x1. Why will mu1 be -2x1? अच्छा, function is this. Function is x2 - x1 square. Oh, okay, my bad. बट इमेजिन कर लो 2 मिनट के लिए कि ये है फंक्शन, उसको फिर हम वैसे कर देंगे. अगर इफ दिस इज द ट्रूथ देन दिस इज राइट, राइट?
But what you are saying is right. If this was x2 minus x1 square, which is actually what is in the question, we wrote it wrong. तो उसका इंडिफरेंस का अलग होगा, ठीक है. ये हमने इसके रेफरेंस में सारी चीजें करी हैं, इसके रेफरेंस में, ठीक है. इज दैट फाइन? सो गुड, यू हैव होमवर्क नाउ. मैम उसका आईसी कैसा होगा? हाँ, दैट इज योर होमवर्क नाउ. सो होमवर्क इज टू डू दिस, कि यूटिलिटी फंक्शन अगर ये हो x2 माइनस x1 स्क्वायर तो क्या होगा. चलो आईसी कैसा बनेगा वो एक बार ही देख लेते हैं, बाकी चीजें आप कर लेना. आईसी कैसा होगा? अगेन सेम लॉजिक लगाओ, इसको किसी वैल्यू के बराबर रख दो, ठीक है. तो फिर ये क्या हो जाएगा? So again, it is parabola only, right? So what kind of a parabola is this? Y minus x square equals to 2. So this is y equals to x square plus 2. तो पहले आप y equals to x square कैसा बनेगा ये देख लो. तो y equals to x square कैसा बनेगा? Like this. ठीक है, +2 कर दिया तो ये एवरी स्टेप ऑफ द वे 2 यूनिट्स ऊपर चले जाएगा. So it will actually be this, and this point is 2, right? तो आपके आईसीज कैसे हो गए? Something like this. और आपको क्या करना है? आपको सिर्फ पॉजिटिव रीजन में चीजें देखनी है. तो ये जो है आप इसको रिमूव कर दो. सो दिस साइड यू कैन रिमूव. सो दीज काइंड ऑफ आईसीज यू विल सी. इस तरीके के इंडिफरेंस कर्व्स होंगे आपके, राइट? ठीक है. ऑलराइट, okay, fine. Guys, so far we are clear. And then again, MRS you can find similarly. MU1 is minus 2x1, MU2 is 1. So MRS is actually minus 2x1. Okay. तो एक तरीके से आपको क्या पता चल रहा है कि एज लॉन्ग एज x1 की वैल्यू फिक्स है, इसका स्लोप, इसका स्लोप, इसका स्लोप, इन सबका स्लोप सेम होगा, राइट? तो दीज आर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन अनदर, vertical transformations of one another. What if, ma'am, if MR is a negative, what does it show? It just shows that one is good and one is bad because it is upward sloping. ठीक है, तो यहाँ पे एक गुड है जो बैड है. कौन सा गुड बैड है यहाँ पे? कौन सा हमारी यूटिलिटी को डिक्रीज कर रहा है? इफ आई एम इंक्रीजिंग 1 यूनिट, द फर्स्ट गुड. सो x1 is bad and x2 is good because x2 अगर इंक्रीज हो रहा है तो यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो दैट इज अ गुड, राइट? एंड x1 इज गोइंग अप तो इससे यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो ये मेरे लिए बैड हो गया है. ठीक है, इज दैट ऑल राइट? ठीक है, चलो एक प्रॉब्लम और देते हैं आपको. ओके मैम, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स मींस रेशियो शुड बी 1:1 और any fixed ratio. No need for it to be 1:1. Any fixed ratio works. Okay. So it's like with one hairband, I need 2 clips. 1:2. But obviously that's a very bad example because I don't need more than one band, right? Anyways, so the ratio should be fixed. 1 teacup ke sath I need 2 sugar cubes. If that is how I like my tea, so the ratio is fixed 1:2. ठीक है? Okay जी. अच्छा जी. Tell me this. If you have a utility function like this, maximum of x1 comma x2. What is this then?
How will you make the indifference curve for this? If your utility x1, x2 is maximum of these two, how will you make the indifference curve? तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इंडिफरेंस कर्व बनाने के लिए? क्या स्ट्रैटेजी होती है हमारे पास? थ्री केसेस अगेन, वेरी नाइस। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लो कि मान लो ये 2 के बराबर है, ठीक है ना? तो आपने क्या किया, अगर x1 is greater than x2, then what is the maximum value? Yeah, it will be inverted of minimum function, yes. And what is that inversion? Do you guys want to try this on your own? I can show you how it will be. Yes, it will be concave. Yeah, yes. So it will be like this. I'll tell you the final result, ठीक है? अब वहां पे पहुंचे कैसे, वो एक बार आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखना कैसे होंगे इसके डायग्राम्स। कि मेरी जो एक्सिस है जिसके अराउंड मेरे अलग अलग इंडिफरेंस कर्व्स होंगे वो ऐसा होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इक्वेट दीज टू, ठीक है? तो x1 इक्वल्स टू x2, ये मेरी एक्सिस होगी, तो ये एक्सिस ये हो गई, ये मेरी एक्सिस हो गई, ठीक है? और मेरे जो डायग्राम्स होंगे दे विल बी लाइक दिस। These are the kind of indifference curves that I will get. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये किस तरीके की कमोडिटीज हैं? ये गुड क्वेश्चन है कि जहां पे मेरे लिए क्या मैटर करता है कि मुझे मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है। तो व्हाट काइंड ऑफ गुड्स आर दे? वी कैन कुक अप सम एग्जाम्पल्स टू शो कि ये किस तरीके के होते हैं। जैसे कि मान लो लाइक मतलब एक बहुत वेग सा सिचुएशन है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल तो नहीं है, बट ऐसे सोच सकते हो कि somebody was saying a very bad combination, you can't have milk with fish, right? That was the no, but that's not a good example here because you still consume equal goods. You can still consume that. What should I say here? No, actually that is a good example. Okay, so that combination of food कि fish और milk एक साथ consume नहीं कर सकते. Some last time somebody was telling me it's a very bad combination. ठीक है, तो आपको जो है ज्यादा खाना पसंद है, ठीक है, लेकिन आप ये दोनों चीजें एक साथ नहीं कंज्यूम कर सकते, राइट? सो मान लो अगर आपको 2,2 यूनिट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, either you eat one fish or you eat one glass of milk, इस तरीके का आपका रेशियो है, ठीक है? तो अगर आपको 2,2 यूनिट दिया जाए तो what you will be doing is you will pick either 2 cups of milk or you can take 2 fish, ठीक है? But if you are given 2,3 and you know that you can't consume both of them together, so what will you pick? Because you like more food, if you are that kind of a person, so you'll pick 3 cups of food and your utility is 3. If you have this, then you'll pick the 4 cups. If it is this, then you will pick 5 cups. It's like that. Okay.
And if it goes in the other side, 3,2, that means you can have 3 fish or 2 cup of milk. So you like more food than less food, so you'll pick 3 fish. So आपकी यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे मैक्सिमम वैल्यू जो है इंक्रीज होती जा रही है. No, but I didn't understand. Yeah, I think I gave a very bad example here. 3,2. Okay, the example is fine, but we took imagine this 2,2 or 2,1.5, 2,1.3, 2,1, 2,0. So imagine the same example, okay? And then you are saying you are reducing your quantity of milk. The person is still the same level of happy because he gets to consume 2 units of a food. And he just can't have both of them together. Right? So basically मान लो ये अगर 2,2 पॉइंट है, ठीक है, और आपका x यूनिट 2 ही है बट y यूनिट चेंज हो रहा है, ये वाली वैल्यू ड्रॉप हो रही है, तो भी आपको सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी मिल रही है. एंड सिमिलरली आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो भी आपको सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी मिल रही है. So these are kind of products which you don't consume together. Right? Ma'am, but when we either go towards the left or go towards the x-axis and the utility remains same, so isn't this a case of a neutral good where we just don't mind if the quantity is reducing and we still have the same utility? तो न्यूट्रल गुड की खास बात पता है क्या होती है? वो ये होती है कि अगर आप इसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, और इसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज कर रहे हो, न्यूट्रल, इट्स नॉट न्यूट्रल इन दैट सेंस. Okay, so I think the thing is that I am using a very bad example here. Let me bring a better example here, and I think we can discuss it then. When is the entire bundle consumed in one go? That should be the case, yeah. So we are actually using a wrong example here. So let me. Ma'am, but is such a utility function even possible where the utility function is maximum of either of those two goods? Because this is just the condition of monotonicity, right? That maximum is that more is always preferred. नहीं, फिर मोनोटोनिसिटी के हिसाब से तो आप इसको और इसको कंपेयर करो तो ये बेटर ऑफ होना चाहिए था, है ना? बट वैसा तो नहीं है. Yes, ma'am. है ना? तो मोनोटोनिसिटी तो यहाँ सेटिस्फाई ही नहीं हो रही है. मोर इज नॉट बेटर, राइट? Yes, ma'am. I'll think of a better example here, better real world example here. You also try to think कि कौन से goods इस तरीके के setting में fit हो सकते हैं. I'll come up with a better example and then we can explore this. बाकी I would suggest do one thing, इसको different regions में convert करके देखना और देखना कि ये इसी तरीके से draw हो रहा है क्या in this particular example. ठीक है? It will look like this only. If it is some other ratio, then also you just draw that. ठीक है? A, B, and then whatever different indifference curves that you get, they will be on this line like this. ठीक है? तो एक बार इसको ट्राई करना खुद से. और MRS क्या होगा हमारा? इस रीजन में it is 0, इस रीजन में it is infinite, and it is not defined at this point. ठीक है? Can you please scroll up with the minimum example? Sure. Okay. Yes. So we'll come up with an example. I'll think of something better. Yeah. Okay. All right. Thank you. Okay.
Ma'am, isn't the bundle entire bundle consumed in one go? It should be. Yes, Pranav, it should be consumed in one bundle. जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें हम लोग थोड़ी से अलग बात करने लग गए थे, but ideally it should be consumed together. Yes. Okay. All right. Okay, guys. I think let's stop here. We've got a good enough practice today, and from tomorrow we'll start with the next chapter. और बीच बीच में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हमें करते रहने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो है चीजें वो बहुत मॉडिफाई करके कुछ भी अलग अलग एग्जाम्पल्स करके दे सकते हैं. तो ज्यादा से ज्यादा नए नए ग्राफ्स बनाने की कोशिश करनी है और डायग्रामेटिकली चीजों को अच्छे से समझना है. अब अगली बार क्या होगा, जब हम लोग बजट कंस्ट्रेंट के बारे में बात करेंगे, ये डायग्राम जो है इंडिफरेंस कर्व का, इसमें एक बजट लाइन आ जाएगी. फिर हम देखा करेंगे कि गिवन द बजट लाइन मैं सबसे ज्यादा यूटिलिटी कहाँ पे ले लेती हूँ. वो जो यूटिलिटी वाला पॉइंट होता है वो हमारी डिमांड आ जाएगी. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे. टुमारो वी विल स्टार्ट ऑफ विद द चैप्टर नंबर 3, which is budget line. And I would suggest there is one book regarding practice exercises from AMG book. So you should start exploring that as well. Okay. All right. Okay. Thank you guys. Thank you so much. And yeah, bye-bye. Take care. Thank you. Yes, go ahead. Which one? Main question number 2, sub question B. Question number 2, sub question B. This one. Yeah. Okay. Yes, the locus of MRS. So this is the utility function. Graph the locus of points for which MRS of good 2 for good 1 is equals to 1, and the locus of points for which MRS is equals to 2. So basically इसका क्या मतलब है कि कहाँ पे आपका MRS 1 है, ठीक है, और कहाँ पे आपका MRS 2 है. तो आपका ये जो यूटिलिटी फंक्शन है, यहाँ पे MRS क्या होगा, x2 by x1. Yes, ma'am. ठीक है, तो x2 by x1 की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, जहां पे भी x1 equals to x2 होगा. Yes, ma'am. और MRS की वैल्यू 2 कब होगी, जहां पे भी x2 by x1 equals to 2 होगा. Yes, ma'am. तो इनका लोकस ऑफ पॉइंट्स का मतलब, जब भी ग्राफ जो कोई भी कर्व जो होता है ना, उसको बोलते हैं लोकस ऑफ पॉइंट्स. लोकस ऑफ पॉइंट्स व्हेन यू स्टार्ट कलेक्टिंग डिफरेंट नंबर्स. ठीक है, तो ये बेसिकली वो बोल रहे हैं कि भाई अलग अलग इंडिफरेंस कर्व्स पे वो कौन से पॉइंट्स होंगे जहां पे MRS 1 होगा. सो wherever x1 equals to x2 in different indifference curves, your MRS will be 1, and wherever x2 equals to 2x1, your MRS will be equal to 2. That is what they are saying. Yes, ma'am, that I understood. But when we draw this on an IC curve with levels 1 and 2, we get two convex shaped IC curves. Yeah. And then how do we proceed from there? Like, what do they need us to graph? Like, the IC curves are already there. So, what is the MR? So, I know MRS is a tangent line. So, do they require a line there with Okay. whose slope is 1 and then whose slope is 2? Wait. So let me show you diagrammatically. Yes. So यहाँ पे देखो, आपने जो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व है, xy equals to 2, xy equals to 4, xy equals to 5. इस तरीके से ये अलग अलग डायग्राम्स है, राइट. These are my different ICs. Okay, so where is my MRS 1? So wherever x equals to y. So they're just asking you to draw like this. इसका मतलब क्या है कि ये इंडिफरेंस कर्व पे जहां पे x1 equals to x2 होगा, मेरे जो MRS जो ये टेंजेंट होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1. यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1. That's all that they are asking. कि तो ये जो लाइन है ना, ये मेरा लोकस ऑफ पॉइंट्स है जहां पे MRS की वैल्यू 1 होगी. Similarly, So they want us to like
draw a line like this. Yes, that's all. That's all. So make the 2-3 indifference curves and then just make lines like this. And just make sure कि diagrams थोड़े ऐसे हो कि यहाँ पे जो slope है और यहाँ पे जो slope है और यहाँ पे जो slope है वो same दिखे, ठीक है? Yes, ma'am. That's all. All right. Okay, ma'am. Ma'am, so in this question, we have been asked to graph the locus of the points. But suppose we had been asked to draw the exact point, just one point on an IC curve where MRS is such, then Hmm. it would have been a tangent line, right? नहीं A नहीं, line अगर tangent to the आपको IC. एक ही पॉइंट अगर आपको एक ही पॉइंट बोला है जहां पे MRS 1 है तो वो तो फिर एक ही पॉइंट होगा, वो तो लाइन तो हो ही नहीं सकती क्योंकि एक Right. Okay, ma'am. इंडिफरेंस कर्व में तो Got एक it. ही होगा ना। Got it. And if you're like asked to plot the MRS, so that has to be a tangent line. MRS यू कांट प्लॉट ना बच्चे। अच्छा मतलब ठीक है, वो टेंजेंट बता दो, ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट 2 है, यहाँ पे टेंजेंट 3 है, लाइक दैट। Okay, ma'am. Got it. ओके, ऑलराइट, थैंक यू।